हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय यंत्र के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इससे संबंधित सबसे पहले कुछ टर्मों को हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला इसमें टर्म है प्रकाश, लाइट। क्या है? प्रकाश, लाइट। सबसे पहले पूछा जाता है या आपको समझाया जा रहा है कि लाइट है क्या, प्रकाश है क्या। ठीक, अभी तक आपने ये बताया कि जिस माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करेंगे, देख पाएंगे। ठीक है, जो भी माध्यम है जिस माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाएंगे उस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे, लाइट कहेंगे। ठीक, लेकिन अब आप बता सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग, क्योंकि ये जो लाइट है किससे उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। किससे होता है? विद्युत चुंबकीय। तो आप बता सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग जिसके सहारे हम वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, या देखने में सहायता करता हो, सहायक हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। ठीक, प्रकाश जानते हैं कि एक प्रकार का क्या है, तरंग है। क्या है? तरंग है। तो अगर हम बात करें कि जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, किसका? प्रकाश का। अगर हम बात करें प्रकाश के तरंग कितने प्रास तक होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। मतलब इसका जो तरंगदैर्घ्य का प्रास है वो कितना है, 400 नैनोमीटर से कितना है, 750 नैनोमीटर है। इसके बाद आता है किरण, रे। ठीक, किरण या फिर प्रकाश के पथ को, जो भी पथ है जिस पथ से क्या हो रही है, प्रकाश आ रही है। ठीक है, या जिस पथ के सहारे वो आ रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण। क्या कहेंगे? किरण। प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, रे कहते हैं। अब प्रकाश के आधार पे भी पदार्थों को कई वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। किसके आधार पर? प्रकाश के आधार पर। पहला जो पदार्थ है उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। दूसरे को बोलते हैं पारभासी। ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं अपार। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार हो जाए उनको क्या कहेंगे, पारदर्शी। वे पदार्थ जिनसे पारदर्शी, जैसे आप कांच ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कांच या शीशे की अगर हम बात करें, कांच की बात कीजिए, शीशे की बात कीजिए। ठीक, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार जाती है या फिर एक आर पार होती है। दूसरा है पारभासी, जिसे प्रकाश के कण थोड़े मात्रा में आर पार जाते हैं और थोड़े मात्रा में विकृत हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसका उदाहरण, तो तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। ठीक है, किसके उदाहरण है? पारभासी। इसी तरह से अपारदर्शी, जिन पदार्थों के माध्यम से
प्रकाश आर पार नहीं जाती है, उनको क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो आप ईंट को ले लीजिए, पत्थर को ले लीजिए, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है, उसकी थोड़ी सी भी मात्रा नहीं जाती है। थोड़ी सी मात्रा जाएगी तो प्रभासी, संपूर्ण मात्रा जाएगी तो उसको पारदर्शी कहेंगे। आइए इसके साथ और भी बात करते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये तो समझा कि तरंग दैर्घ्य कितना होता है। प्रकाश के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। अब अगर आपसे पूछे प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल कितना है? प्रकाश की जो चाल है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड किसका चाल है? प्रकाश की चाल है। ठीक, अब ये हमने बात किया किरण की, कुछ बात कर लिया हमने, कुछ प्रकाश की बात कर लिया, और भी प्रकाश से संबंधित कुछ बातें। जो भी हम गुणधर्म पढ़ेंगे वो दर्पण के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पे? दर्पण के आधार पे। किसके आधार पे? दर्पण के आधार पे। तो सबसे पहले बात आती है कि दर्पण है क्या? दर्पण है क्या? ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आ जाती है तो साइंस आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि साइंस लिखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, खूब लिखते रहिएगा कोई फायदा नहीं होगा। साइंस को समझिए, ठीक है, और किस माध्यम से? साइलेंस के द्वारा साइंस को समझा जाता है। दर्पण, सबसे पहले बात किया जा रहा है दर्पण मिरर का। ठीक, मिरर क्या है? आप सुबह सुबह हर रोज मिरर को देखते हैं, दर्पण को क्या करते हैं? देखते हैं, और दर्पण में देखकर क्या करते हैं? अपने चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, या फिर कंघी करते हैं, या बाल झाड़ते हैं, जो भी बहुत सारी प्रतिक्रिया करते हैं। जिस पे आप कार्य करते हैं वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। ठीक, जबकि जिसका हम लोग प्रयोग अन्य जगहों पे करते हैं वो कौन सा है? गोलीय दर्पण। सबसे पहले दर्पण क्या है? दर्पण क्या है समझिए, कह रहे कि वह पदार्थ जिसका एक भाग क्या रहे? कलई क्या रहे, और वो पदार्थ कौन सा होगा? अभी हमने बताया कौन सा पदार्थ होगा? पारदर्शी होगा। कौन सा होगा? पारदर्शी। मतलब उससे अगर हम इस पे कलई ना करें तो प्रकाश क्या होगी? अगर हम शीशा को अगर ले, अगर हम कलई ना करें तो प्रकाश इस पार से उस पार क्या होगी? चली जाएगी। तो कौन सी पदार्थ का बनेगा ये? पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ का एक सतह क्या किया रहे? कलई किया रहे। क्या किया रहे? कलई किया रहे, तब वह क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। वह पारदर्शी पदार्थ जिसका एक भाग कलई किया रहे। क्या किया रहे? कलई मतलब पेंटिंग किया रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसे समतल दर्पण बनाना चाहते हैं तो इसके एक भाग को क्या करेंगे? पेंटिंग कर देंगे, तब ये हमें दर्पण मिलेगा। कौन सा? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण मिलेगा? समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जिसका हम लोग प्रयोग सुबह सुबह कंघी लगाने के लिए या और भी जगहों पे करते हैं। अब बात ये तो समझ में आ गई, दर्पण किसे कहते हैं? वह पारदर्शी पदार्थ जिसका एक सतह क्या किया रहा है? कलई किया रहा है, वह पदार्थ क्या कहलाएगा? दर्पण। क्या कहलाएगा? दर्पण। और वो कौन सा पदार्थ का बनता है दर्पण? पारदर्शी का। किसका? पारदर्शी। चलिए, इसमें हमने बात किया समतल दर्पण का, और एक और दर्पण है जिसका नाम क्या है? गोलीय दर्पण। कौन सा? गोलीय दर्पण। अब ये भी एक पारदर्शी पदार्थ है, लेकिन इसकी जो आकृति है कैसी है? गोलीय है, मतलब ये गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार। अब गोलीय जो दर्पण है या गोलीय जो पदार्थ है, इसके 2 पार्ट हो गए, मतलब इसके कितने? 2। एक को कहा गया उत्तल दर्पण और एक को कहा गया
अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल। उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, ये समझ लेते हैं। यहां लिखा है उत्तल। उत्तल मतलब जो उभरा हुआ भाग है। क्या है, उभरा हुआ। जैसे यहां पे अगर हम इसको दो पार्ट में बांटे तो ये जो दर्पण दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। जबकि ये वाला जो भाग दिख रहा है जो धसा हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। इसे परिभाषित कैसे करें, गोलीय दर्पण का वह भाग जो अंदर धसा हो, क्या धसा हो, जो परावर्तक भाग अंदर से क्या हो, धसा हो, उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, क्या हो, उभरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक, अब यहां एक शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, परावर्तक। परावर्तक मतलब जो प्रकाश आती है और जाती है और परावर्तित हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। जिस सतह से होकर जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हाँ, परावर्तक सतह। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं समतल दर्पण की। अब ये गोलीय दर्पण दो तरह की हो गए, ये समझ लिया। अब हम लोग जो समतल दर्पण है इसके कुछ गुणों को क्या करते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण के कौन कौन से गुण है, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, समतल दर्पण, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण प्लेन मिरर, फिर से एक बनाते हैं समतल दर्पण। यहां से ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। कौन सा, समतल। अब हम लोग बात कर रहे हैं समतल दर्पण की। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, टकराती है और वापस चली जाती, किस दर्पण से, समतल दर्पण से। किस दर्पण से, समतल दर्पण से। ठीक, तो जो आने वाली किरण है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी, आपतित किरण। और टकराने के बाद जो किरण लौट जाती है उसी माध्यम में, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित। अब इस किरण, यहां जो बिंदु है, इस बिंदु को जिस बिंदु पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ऐसे आप ओ से इसको सूचित कर सकते हैं। ठीक है, किससे सूचित कर सकते हैं, ओ से। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण कौन सा है, जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराने के बाद जो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, अगर हम इन दोनों आपतित किरण के बीच एक लंब डाल दें जिसको अभिलंब कहा जाता है, तब इनके द्वारा बने कोण, ठीक है, आर, और इनके द्वारा बने कोण आई, मतलब आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। अभी जिसके बारे में पढ़े इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का, परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। कितने नियम, दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम। कौन कौन से नियम है, सबसे पहला नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या आता है, बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। दूसरा नियम बता रहा है क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण
आपतन बिंदु और डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। किस पर होते हैं? सभी एक ही तल पर होंगे। मतलब जो कोण आई बनेगा, कोण आर बनेगा, जो आपतन बिंदु होगा, आपतित किरण जहां पड़ेगी और परावर्तित किरण जहां से निकलेगी, वो सभी कहां होंगे? एक ही तल पर होंगे। कहां होंगे? सभी एक ही तल पर होंगे। ये जो नियम है ये समतल दर्पण के साथ साथ गोलीय दर्पण पर भी लागू होते हैं। मतलब जो प्रकाश का प्रवर्तन नियम है, ये जो नियम है समतल दर्पण के साथ साथ किस नियम पर? गोलीय दर्पण पर भी लागू होता है। या हम कह सकते हैं कि लगभग सभी प्रकार के दर्पणों पर प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होता है। ठीक, तो ये तो पहले हमने समझ लिया कि जो समतल दर्पण है क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन नियम को, समतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन नियम को क्या करती है? फॉलो करती है या फिर लागू करती है। या प्रकाश के परावर्तन नियम समतल दर्पण के लिए और गोलीय दर्पण के लिए, दोनों के लिए क्या है? लागू होते हैं या फिर कार्य करते हैं। ठीक, आइए अब हम इसके दूसरे गुणधर्म को देखें। समतल दर्पण में जैसे अगर हम यहां समतल दर्पण बनाया, ठीक, और यहां हमने ए लिखा। अब इस ए को देखिए इस तरह से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक आपको रेड दिख रहा है और एक आपको क्या दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है। एक रेड आपको, एक ब्लू। अगर लेटर ए को समतल दर्पण के समीप ले जाइएगा तब आपको पहले क्या मिलेगा? ब्लू, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा? रेड। तो आप इसको विपरीत नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। क्या कहता है? पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, जैसे अगर आप दाएं हाथ उठाइएगा तो आपका कौन सा हाथ उठेगा? बाएं हाथ उठेगा। अगर आप दाहिने हाथ को उठाते हैं तो आपका कौन सा हाथ उठेगा? बाएं हाथ उसमें नजर आएगा। मतलब पार्श्व परिवर्तन हो रहा है। कौन सा परिवर्तन हो रहा है? पार्श्व। इनमें पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या होता है? इनमें पार्श्व परिवर्तन होता है। किनमें? समतल दर्पण। ठीक है, चलिए और देखिए और क्या हो सकता है। समतल दर्पण में अगर हम वस्तु को जितना दूर ले जाए, जैसे ये दर्पण हो गया, अगर हम ए को यहां लिखें तो ये जो हमारा ए है इतनी ही दूरी पर इधर, मतलब समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर होती। समतल दर्पण में इनमें वस्तु की दूरी, किसकी? वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है या फिर बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। इनमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है या फिर बराबर होती है। ये प्रतिबिंब की दूरी अभी आपने समझ लिया। वस्तु की दूरी तो आप समझ रहे हैं, जो वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी और इस दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी, जो इस दर्पण में बने प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। और इस दर्पण के सापेक्ष जो ए का दूरी है, वस्तु का जो दूरी है, उसको क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी कहेंगे। ठीक है, और भी इसके समझिए। नंबर 4, इस समतल दर्पण के सापेक्ष एक मोमबत्ती को लीजिए जो बड़ी साइज। कैसा है?
बड़ी साइज में एक मोमबत्ती को हमने ठीक ले गया, तो आप देखिएगा जितनी बड़ी यहां साइज की है उसी साइज का कहां बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब वस्तु का जो आकार है, क्या है, आकार है, या आकार की जो लंबाई है वो दर्पण में भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, एक जैसा बनेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई में कोई डिफरेंस नहीं। समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार कि क्या होता है, समान। क्या होता है, समान। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। समतल दर्पण के हमने कुछ विशेषताओं को यहां हमने क्या किया, देख ली। समतल दर्पण का प्रयोग और भी जगहों पे होता है, जैसे आप नायु के दुकान में भी देख सकते हैं, आप समतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक, या और भी कई जगह होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। कौन सा, गोलीय दर्पण। एक और लास्ट है समतल दर्पण का गुण। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब हमेशा या सदैव कह सकते हो सीधा और आभासी बनता है। सीधा और क्या बनता है, आभासी बनता है। याद कर लीजिएगा, सीधा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा नहीं बन सकता। अब मोमबत्ती लीजिए, चाहे अपना चेहरा लीजिएगा, तो आपका उल्टा नहीं, चेहरा नीचे नहीं आ जाएगा, पैर ऊपर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मोमबत्ती को लीजिएगा तो जो सिरा ऊपर का ऊपर दिखाएगा, नीचे का सिरा नीचे ही दिखाएगा। और ये भी बता रहा है कि जो आकृति है वो सीधा और आभासी, कौन सा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक। चलिए और कुछ इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण। किसके विषय में, गोलीय दर्पण। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इसके हर टर्म को आपने समझ लिया, हर पद को समझ लिया, तो गोलीय दर्पण की जो भी विशेषताएं हैं, या गोलीय दर्पण की जो भी गुणधर्म है, या गोलीय दर्पण की जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसका कहां प्रयोग होता है, ये सभी आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हमने समझ लिया, अब हम समझ रहे हैं किसको, गोलीय दर्पण को, ठीक है। ये हमने एक बना दिया, क्या, गोलीय दर्पण, ठीक है। इस दर्पण में हमें दो तरह के दर्पण मिलेंगे, ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। इस दर्पण में हमें कितने, दो तरह के दर्पण मिलेंगे, ठीक है। इस दर्पण को हमने कहा अवतल, क्योंकि ये धंसा हुआ है, और इस उभरा हुआ जो है उसको हम लोग क्या कहें, उत्तल दर्पण ने हम कहा हमने, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि गोलीय दर्पण जिस बिंदु से बनता है, जिस बिंदु से बन रहा है, इस बिंदु को हम सी कहेंगे। क्या कहेंगे, सी। क्या कहेंगे, सी। और ये सी है क्या, वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता। कहीं कहीं इसे प्रकाशिकीय केंद्र भी कहा जाता है, प्रकाशिकीय केंद्र। कौन सा केंद्र, प्रकाशिकीय केंद्र। अब आपको दो बिंदु यहां दिख रहा है कटिंग, ये देखिए, ये एक बिंदु यहां और एक बिंदु यहां है। इस बिंदु को हम लोग पी से सूचित करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, मतलब ध्रुव। क्या, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, जिसको हम लोग सूचित करते हैं किससे, पी से। अब जरा ध्यान दीजिए, सी और पी के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और पी का जो बीच का जो दूरी है उसको हम लोग सूचित करते हैं आर से, और इस आर को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम लोग छोटी आर से सूचित करते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र को सी से या फिर कहीं कहीं ओ से भी सूचित किया
जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां भी आर होगा, यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी, आर होगा। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो बीच का बिंदु है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अब एक एक टर्म को हम आपको समझाएंगे, ठीक है, समझते चलिएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फोकस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। अब जरा ध्यान दीजिए, P और F की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग सूचित करते हैं छोटा वाला F से। किससे, छोटा वाला F। क्या, छोटा वाला F से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इधर लिख देते हैं F को, फोकस दूरी। इसको हम लोग सूचित करते हैं छोटा वाला F से। क्या करते हैं, छोटा वाला F से। अब जिस अक्ष पर ये काम हो रहा है उस अक्ष को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज, अगर ये समझ में आ गई तो इससे संबंधित जितने अभी पार्ट शुरुआत हो रही है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी जो प्रूव करने के लिए आएगा, सिद्ध करने के लिए आएगा, सारी चीज इससे संबंधित हैं। जो भी आप पार्टिकल या ऑप्टिकल आप यूज करेंगे या प्रकाशिकीय यंत्र जो यूज करेंगे, इन सब में इनका प्रयोग है, इसलिए इसको आप बेहतर ढंग से समझिए। चलिए, इसमें सारे बिंदुओं को हमने बना दिया है, सारे चीजों को हमने बता दिया। अब एक एक चीज को आप परिभाषित करके समझिए। सबसे पहला यहां से चलते हैं फोकस दूरी से, ठीक है, या फिर हम सी से चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। नंबर पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, सी क्या है। ठीक, जिस बिंदु को केंद्र मानकर, जिस बिंदु को केंद्र मानकर एक गोलीय दर्पण बनाया जाता है उस बिंदु को, उस केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी गोला बिना केंद्र का नहीं बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। मतलब हर एक दर्पण में, गोलीय दर्पण में एक केंद्र होना जरूरी है, और वो केंद्र कौन सा है, सी है। उसको हम लोग बोल क्या रहे हैं, वक्रता केंद्र। जिस बिंदु के सहारे गोलीय दर्पण बनाया जाता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, या केंद्र बिंदु भी आप कह सकते हैं। तो आपको सी समझ में आ गई। नंबर दूसरा देखते हैं। नंबर दूसरा है वक्रता त्रिज्या। क्या, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण में ध्रुव, कौन सा, ध्रुव और केंद्र की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। या हम सिंपल भाषा में कहें तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। या केंद्र से, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो ये दूसरा टर्म भी आपको समझ में आ गया, वक्रता त्रिज्या आर। आप जब समझ जाते हैं तो आप बेहतर ढंग से क्या कीजिएगा, अपने शब्दों में आप आसानी से लिख सकते हैं, और एग्जाम में भी कहा जाता है बच्चे या छात्र अपनी भाषाओं में लिखिए। ठीक है, वक्रता केंद्र देख लिया, वक्रता त्रिज्या देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ध्रुव। क्या, ध्रुव क्या है। ठीक है, नंबर 3 है आपका ध्रुव। इसको हम लोग पोल कहते हैं, पी से सूचित कर रहे हैं ना, इसको हम लोग पोल कहते हैं, और इसको किससे सूचित किया जा रहा है, पी से सूचित किया जा रहा है। ये पोल है क्या। अब जरा ध्यान दीजिए, जिस गोलीय दर्पण से जिस बिंदु से होकर मुख्य अक्ष क्या होती है, गुजरती है। क्या होती है, गुजरती है। उस प्रच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। फिर समझिए, चलिए दूसरा फिगर आपको साइड में बना के बताते हैं। देखिए, जैसे यहां पे हमने एक गोलीय दर्पण फिर से बना दिया। इस दर्पण से हमने एक रेखा को गुजारा, इस रेखा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं,
मुख अक्ष। अब इस मुख अक्ष का काटन बिंदु कितना? 2। इन दोनों काटन बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव। मतलब किसी गोलीय दर्पण से उसके मुख अक्ष गुजरता है, तब उसके प्रतिच्छेदन काटन जो बिंदु है उस बिंदु को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। तो आप बता सकते हैं किसी भी गोलीय दर्पण से मुख अक्ष गुजरता है और मुख अक्ष द्वारा काटन बिंदु को, काटे गए बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। नंबर 3 टर्म समझ में आ गया आपको। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है आपका फोकस। क्या है? फोकस। अब देखिए फोकस जो है ना एग्जाम में कई बार पूछता है। ये तो छोटी छोटी टर्में थी, इसके बारे में हम आपको बताएं। फोकस आपको एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, आप ये आते रहते हैं। अब क्यों? क्योंकि ये अवतल दर्पण के लिए अलग होता है, उत्तल दर्पण के लिए अलग होता है। फोकस क्या? फोकस। ठीक, चलिए फोकस को सिंपल भाषा में पहले समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो बिंदु है, क्या है? बीच का जो बिंदु है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। अब देखिए दूसरे शब्दों में आप फोकस को कैसे लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में फोकस आता है उत्तल दर्पण के लिए अलग, अवतल दर्पण के लिए अलग और उत्तल दर्पण के लिए अलग। देखिए हम बनाते हैं आपको, शायद इधर दिख रहा होगा या फिर हाँ इधर दिख रहा है। यहां पे अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, किसकी बात करें? अवतल दर्पण की बात करें तो देखिए हमने यहां बनाया अवतल दर्पण। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं। फोकस। क्या? फोकस। ध्यान समझिए, जैसे हमने एक यहां पे हमने बनाया, ये कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। अब जरा ध्यान दीजिए, इससे एक मुख फोकस जो मुख अक्ष है वो गुजर गई। पहला तो सीधे सीधे गुजर गई। दूसरे आने वाली आपतित किरण अपवर्तन दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। किसका फोकस कहते हैं? अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। फिर से समझिए, अवतल दर्पण में आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती है। जैसे यहां इस बिंदु पर क्या हो रही है? मिल रही है। जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस। किसका फोकस? अवतल दर्पण का फोकस। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का फोकस। इसलिए कि एग्जाम में पूछेगा आपसे। ऐसे तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो बिंदु है उसको फोकस कहेंगे, लेकिन वो फोकस पूछेगा अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस जो अभी हमने बताया, आपतित प्रकाश की किरण कौन सा दर्पण